गर्मियों में ठंडे बिस्तर पर खाना खाने वाला ससुराल। दोपहर का समय होता है, गर्मी अपने चरम पर होती। घर छोटा सा होता है, छत पर लगा पुराना पंखा धीमी धीमी आवाज के साथ घूम रहा होता है, लेकिन गर्म हवा ही दे रहा होता है। छोटा बेटा योगेश टूटे फूटे सोफे पर उल्टा लेटा होता है, हाथ में फोन लेकर। वो स्क्रीन में इतना खोया होता है जैसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। ए योगेश, फोन दे, मुझे गेम खेलना है। बहुत देर हो गई है तुझे चलाते हुए। नहीं, पहले मैं देख लूं, फिर चलाना तू। हर बार तू ही खेलता रहता है। इतने में मधुबाला देवी रसोई से खाना लेकर आती हैं। थाली में गर्मा गर्म रोटी, दाल और सब्जी होती है। योगेश बिना नीचे आए अपनी प्लेट उठाकर सोफे पर ही रख लेता है और फोन को सामने टिकाकर खाने लगता है। तभी अंदर से महेंद्र जी आते हैं। यह नजारा देखकर गुस्से से भर जाते हैं। नीचे बैठकर खाना खा, ये कौन सा तरीका है? हाँ, जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है तो तू अलग से क्यों खा रहा है? अरे पापा, मेरा ऐसे बोरियत से खाने का मन नहीं करता, इसलिए फोन चला रहा था। अभी जलवा दूं फोन? हाँ, खाने के साथ कोई फोन नहीं चलेगा, ना टीवी। चुपचाप नीचे बैठकर खाना खाओ। योगेश डर के मारे तुरंत नीचे आ जाता है और चटाई पर बैठ जाता है। गर्मी इतनी होती है कि सबके माथे पर पसीना चमक रहा होता है। पंखा भी जैसे हार मान चुका होता है। एक तो ये गर्मी, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये नियम। थोड़ा आराम से भी तो खा सकते हैं। बेटा, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये तो वो समय होता है जब पूरा परिवार साथ बैठता है। अगर सब अलग अलग खाएंगे तो घर में दूरी आ जाएगी। मम्मी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। सभी लोग चटाई पर गोल घेरा बनाकर बैठते हैं और साथ में खाना खाते हैं। गर्मी के बावजूद माहौल में अपनापन होता है। अगले दिन गर्मी और भी बढ़ जाती है। सबके पसीने छूट रहे होते हैं। दीपक चुपचाप उठकर कमरे में चला जाता है और खिड़की खोलकर वहीं बैठ जाता है। भैया, बाहर आकर खाना खा लो। नहीं यार, मैं नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है, मुझे यहीं खाना दे दो। तभी मधुबाला देवी हाथ में चिमटा लेकर गुस्से में कमरे की तरफ बढ़ती हैं। चुपचाप बाहर आकर बैठ, नहीं तो अभी बताती हूँ तुझे। अरे मम्मी, इतनी गर्मी हो रही है, घर में एक ढंग का पंखा भी नहीं है। यहाँ कमरे में थोड़ी हवा आ रही है, वहाँ बाहर बैठकर खाने में दिक्कत होती है। मधुबाला देवी उसे घूरती हैं और दीपक समझ जाता है कि अब बहस बेकार है। वो चुपचाप बाहर आता है और सबके साथ चटाई पर बैठ जाता है। फिर से पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। अगले दिन दोपहर को आसमान से आग बरस रही होती है। मधुबाला देवी अपने पड़ोस की एक आंटी के घर बैठी होती हैं। दोनों हाथ में पंखा लेकर खुद को हवा कर रही होती हैं और आंटी के दो छोटे पोता पोती स्कूल से लौटते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, अपने जूते और बैग इधर उधर फेंक देते हैं। मम्मी, मम्मी फोन दो। उनकी मम्मी किचन से निकलती हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना देती हैं। पहले खाना खा लो बेटा, फोन बाद में चला लेना। लेकिन बच्चे उनकी बात अनसुनी कर देते हैं। दोनों अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं, फोन लेकर सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। विमला बहन जी, आपने अपने पोता पोती को ये नहीं सिखाया कि सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ये तो अलग अलग कमरों में चले गए। अरे क्या बताओ बहन, आजकल के बच्चे किसी की सुनते ही नहीं है। हमारे जमाने में सब नीचे बैठकर खाना खाते थे और इनको देखो, छोटे छोटे बच्चे, और कहते हैं कि हमें अपनी स्पेस चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। उधर नेहा का परिवार बहुत गरीब होता है। महेंद्र जी दिन भर मजदूरी करते हैं और जैसे तैसे घर चलाते हैं। नेहा भी एक पैकेजिंग फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री के अंदर अलग अलग काम चल रहा होता है। कोई डिब्बों पर लेबल चिपका रहा होता है, कोई ढक्कन लगा रहा होता है, तो कोई टेप से पैकिंग कर रहा होता है। इस फैक्ट्री का मालिक होता है राघव। वो स्वभाव से बहुत अच्छा और जिम्मेदार इंसान होता है। हर हफ्ते वो खुद फैक्ट्री का चक्कर लगाने आता है। आज भी वो फैक्ट्री में घूम रहा होता है कि तभी उसकी नजर दूर काम कर रही नेहा पर पड़ती है। ये लड़की कितनी मेहनती है। काम तो छोटा सा है, लेकिन इसे ऐसे कर रही है जैसे इसका पूरा भविष्य इसी पर टिका हो। राघव उसकी मेहनत और लगन को बड़े गौर से देखता है। कुछ दिनों के बाद फैक्ट्री में अच्छा मुनाफा होता है। राघव खुश होकर सभी वर्कर्स के लिए मिठाई के डिब्बे लाता है और लड़कियों को सूट भी देता है। जब वो नेहा के पास पहुंचता है तो हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। ये लो, तुम्हारी मेहनत का छोटा सा इनाम। थैंक यू सर। एक दिन फैक्ट्री में एक नई औरत को मशीन चलाना समझ नहीं आ रहा होता है। राघव खुद उससे सिखाने लगता है। देखो, इस तरह से डिब्बा अंदर डालना है, हाँ, और फिर ये लेबल अपने आप ही चिपक जाएगा। लेकिन अचानक गलती से राघव का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है। मशीन चलते ही उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अरे सर का हाथ।
पूरा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। नेहा सबसे पहले दौड़कर आती है। जल्दी मशीन बंद करो। वो तुरंत राघव का हाथ बाहर निकलवाती है। सर पहले हॉस्पिटल चलते हैं, आपके हाथ से बहुत खून निकल रहा है। नेहा बिना देर किए राघव को हॉस्पिटल लेकर जाती है। रास्ते भर वो बहुत परेशान होती है। डॉक्टर राघव के हाथ पर पट्टी कर देते हैं। राघव बेड पर लेटा होता है और नेहा पास खड़ी होती है। अरे मुझसे ज्यादा टेंशन तो तुम्हें हो रही थी। तुम हर किसी को देखकर इतना डर जाती हो क्या? मुझे किसी को भी दर्द में देखना अच्छा नहीं लगता है, और जैसे ही आपके हाथ से खून निकला तो मैं बहुत डर गई थी। राघव उसे बड़े ध्यान से देखता है। ये मुझे जानती भी नहीं है, ना ही हमारा कोई रिश्ता है, फिर भी मेरी इतनी परवाह कर रही है ये लड़की। दिल की कितनी साफ है। फैक्ट्री के दिनों के साथ साथ राघव का मन अब नेहा में उलझने लगा होता है। वो अक्सर काम के बहाने उसके पास आकर बातें करने लगता है। नेहा भी मुस्कुराकर छोटे छोटे जवाब देती है। दोनों के बीच एक अनजाना सा अपनापन बनने लगता है। नेहा, आज फिर लेट हो गया है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतनी दूर गांव कैसे जाओगी अकेले तुम? नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं हूं ना, बैठो। नेहा धीरे से गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते भर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहती हैं। उधर नेहा का घर गरीब जरूर होता है, लेकिन दिलों में बहुत अपनापन होता है। रात को पूरा परिवार चटाई पर बैठा होता है। आज दाल में नमक थोड़ा ज्यादा है या मेरी जीभ ही खराब हो गई है, क्योंकि मधु तो ऐसा खाना नहीं बना सकती। जीभ नहीं, आदत खराब हो गई आपकी, हर रोज कमी निकालते हो। अरे पापा, आप तो हर दिन कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते हो। चलो अच्छा है, हंसी मजाक में खाना तो मजेदार हो जाता है। सब हंसते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। साधारण खाना होता है, लेकिन माहौल बड़ा प्यार से भरा होता है। अब नेहा और राघव की मुलाकातें फैक्ट्री के बाहर भी होने लगती हैं, कभी रास्ते में, कभी चाय के बहाने। लेकिन नेहा के मन में एक डर बैठा होता है। दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे होते हैं। सर आप मेरे बॉस हो, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फैक्ट्री की बाकी लड़कियों को गलत लगेगा। उन्हें लगेगा कि आप मुझे ज्यादा सैलरी देते हो या मुझे खास ट्रीट करते हो, और आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। देखो, मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। नेहा थोड़ी शर्मा जाती है और नजरें झुका लेती है। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? आप पसंद तो मैं आपको करती हूँ, लेकिन फैक्ट्री में ये सब मत दिखाइएगा। इसके बाद फैक्ट्री में दोनों एक दूसरे को चुपके चुपके देखने लगते हैं। बातें कम होती हैं, लेकिन आंखों आंखों में सब कुछ साफ नजर आता है। अगले दिन राघव अपने आलीशान कमरे में होता है। कमरा बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत होता है। वो बेचैन होकर कभी खड़ा होता है, कभी बेड पर लेट जाता है। अब मैं नेहा के बिना नहीं रह सकता। हर रोज चुपके से देखना, छुपकर मिलना, ये सब अब नहीं हो सकता। राघव तुरंत नेहा को फोन करता है। नेहा, आज फैक्ट्री मत आना, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? आज तो बहुत काम है फैक्ट्री में। नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राघव उसे एक बहुत सुंदर सी जगह पर ले जाता है। चारों तरफ हरियाली होती है। सामने शांत नदी बह रही होती है। बेंच लगी होती है और पास में एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह भी होती है। माहौल बहुत सुकून भरा और खूबसूरत होता है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है, मैंने आज तक इसे कभी नहीं देखा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। राघव कुछ देर तक नेहा को देखता रहता है, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। नेहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? इतनी जल्दी ये ख्याल कैसे आ गया आपके मन में? मैं ये बात कई दिनों से कहना चाहता था, लेकिन कह ही नहीं पाया। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? नेहा थोड़ी शर्माती है, नजरें झुका लेती है। ठीक है, लेकिन जब मेरे मम्मी पापा हाँ करेंगे तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगली सुबह नेहा के छोटे से घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। राघव अपने मम्मी पापा के साथ वहां उतरता है। मोहल्ले के लोग खिड़कियों और दरवाजों से झांक कर देखने लगते हैं। आइए आइए, घर छोटा है लेकिन दिल से स्वागत है। अरे नहीं बहन जी, बहुत अच्छा घर है आपका। घर छोटा जरूर होता है, लेकिन साफ सुथरा और सजा हुआ होता है। सभी लोग नीचे चटाई पर गोल घेरा बनाकर बैठते हैं। मधुबाला देवी खाना परोसती हैं। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये भी कोई तरीका है, ना खाने का, ना एसी, ना टीवी। हमारे घर में तो आराम से ठंडे बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ तो घुटन सी हो रही है।
भाई साहब, खाना बहुत स्वादिष्ट है। बस जैसे तैसे बना लिया। आप लोगों को पसंद आया, यही बहुत है। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग बैठकर रिश्ते की बात करते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें भी राघव बहुत पसंद है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। नेहा शर्माते हुए अंदर खड़ी होती है। कुछ ही घंटों में पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है। अरे सुना तुमने, नेहा का रिश्ता बहुत बड़े घर में पक्का हो गया है। नेहा तेरे तो मजे आ गए। गरीब घर से तू निकलकर अब अमीर घर में जाएगी। कुछ दिनों के बाद नेहा और राघव की शादी धूमधाम से हो जाती है। नेहा पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है। इतनी ठंडक? वो जैसे जैसे ऊपर जाती है, हर कमरे में एसी लगा हुआ देखती है। अरे वाह, यहाँ तो हर कदम पर ठंडी हवा है। भाभी, हमारे यहाँ हर कमरे में पर्सनल एसी है। हमारे बेड हमेशा ठंडे रहते हैं। नेहा मुस्कुराती है। अगले दिन नेहा की पहली रसोई होती है। वो प्यार से खाना बनाकर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। वो बैठकर सबका इंतजार करती है, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। वो एक एक करके सबके कमरे में जाती है। दरवाजा खटखटाती है। बेटा, मेरा खाना यहीं पर ला दे, मैं यहीं खा लूंगी। नेहा फिर रिया के कमरे में जाती है। भाभी, मेरा खाना यहीं ला दो ना। फिर वो राघव के कमरे में जाती है। आप तो चलो, सबने तो अपना अपना खाना कमरे में मंगा लिया है। यार, मेरा खाना भी यहीं ला दो। बाहर बहुत गर्मी है। मैं इतनी गर्मी में बाहर जाकर नहीं खा सकता। नेहा चुपचाप सबके कमरे में खाना पहुंचा देती है। सब लोग अपने अपने ठंडे बिस्तरों पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। आखिर में नेहा भी राघव के पास बैठकर खाना खाने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? हाँ, गर्मी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब अलग अलग बैठकर खाए। हमें सबको साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। तुम इतनी गर्मी में क्या करोगी वहां जाकर? वहां तो भभका हो रहा है। नेहा कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप खाना खाती रहती है। दोपहर को बाहर तेज धूप हो रही होती है और घर के अंदर हर कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही होती है। जैसे ही खाना तैयार होता है, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। नेहा, मेरा खाना कमरे में ही दे जाना। भाभी, मेरा भी यही भेज देना। और मेरा भी जल्दी। नेहा किचन में खड़ी होती है। वो रोटी बनाती है, फिर प्लेट लेकर ऊपर आती है, फिर वापस आकर रोटी पलटती है, फिर किसी और के लिए खाना लेकर जाती है। ऐसे करते करते उसके 3-4 चक्कर लग जाते हैं। हे भगवान, एक टाइम का खाना खिलाने में ही इतने चक्कर, ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो पसीने में भीग चुकी होती है। किचन की गर्मी और कमरों की ठंडी हवा के बीच उसका शरीर परेशान हो रहा होता है। वो कुछ देर के लिए बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। मैं तो अब पसीना सुखाकर ही खाना खाऊंगी, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। रात को फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सब अपने अपने कमरों में खाना मांगते हैं। इस बार नेहा हल्के गुस्से में राघव के कमरे में जाती है। शादी में ऐसी क्या थकान हो गई कि आप लोग सुबह से बेड पर ही खाना खा रहे हो? थकान नहीं, हम तो वैसे भी हमेशा ऐसे ही खाते हैं। ठंडे बिस्तर पर बैठकर खाना खाना टीवी देखते हुए कितना रिलैक्सिंग होता है। ये कोई रिलैक्सिंग नहीं है। खाना पूरे परिवार को साथ में बैठकर खाना चाहिए, और बेड पर बैठकर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिन बीत जाते हैं और रोज वही सिलसिला चलता रहता है। नेहा किचन में खाना बनाती है और सबको उनके कमरों में जाकर परोसती है। नेहा बेटा, थोड़ी सब्जी और ला दो। नेहा रोटी बना रही होती है, लेकिन सब्जी लेकर ऊपर जाती है कि तभी, अरे मेरी रोटी खत्म हो गई। नेहा फिर जल्दी जल्दी रोटी लेकर ऊपर भागती है। हर बार जब वो कमरे में जाती है तो एसी की ठंडी हवा उसे सुकून देती है, लेकिन जैसे ही वो किचन में लौटती है, तवे की गर्म लपटें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। उसकी सांस फूलने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, सिर भारी हो जाता है। किचन के एक कोने में एक छोटी सी कुर्सी होती है। नेहा थक कर उस पर बैठ जाती है। हे भगवान, ये लोग तो मेरी कसरत ही करवा देंगे अगर ऐसे ही ठंडे बिस्तर पर खाते रहे और मैं कमरे कमरे जाकर परोसी रही तो मेरा तो काम तमाम ही हो जाएगा। घर में सब अलग अलग खा रहे होते हैं। इस वजह से कोई बातचीत नहीं होती, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई साथ बैठकर चर्चा नहीं। कई जरूरी बातें होती हैं जो पूरे परिवार के साथ होनी चाहिए, लेकिन ये आदत सबको दूर कर देती है। एक दिन राघव को अपने बिजनेस के बारे में परिवार से कोई जरूरी बात करनी होती है। वो नीचे डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता।
अगर हम सब साथ बैठकर खाना खाते तो कम से कम जरूरी बातें तो हो जाती। वो एक एक के कमरे में जाकर बात करने की सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अगले दिन दोपहर को लिविंग रूम में एसी चल रहा होता है और सभी घरवाले आराम से सोफे पर बैठे होते हैं। नेहा किचन से बाहर आती है। उसके चेहरे पर हल्की थकान और मन में कुछ कहने की हिम्मत होती है। मम्मी जी एक बात कहूँ, हमें कभी बेड पे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, ये आदत सही नहीं है। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो पुरानी बातें हैं ना वो पुरानी लोगों के लिए थी, अब जमाना बदल गया है। मम्मी जी बेड पर खाना खाने से गंदगी भी बहुत होती है और इससे खर्चा भी बढ़ता है। अरे बेटा सफाई के लिए तो अपने काम वाली रखी है, और रही पैसों की बात तो अगर खराब होनी होगी तो वैसे ही हो जाएगी, बेड थोड़ी ना रोक लेगा। नेहा की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। दिन बीतते जाते हैं, हर रोज वही सिलसिला चलता है। सब अपने अपने बेड पर खाना खाते हैं और नेहा चुपचाप सबको खाना परोसती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान होती है। एक दिन नेहा रिया के कमरे की सफाई कर रही होती है। जैसे ही वो बेडशीट हटाती है वो हैरान रह जाती है। चद्दर पर जगह जगह पीले पीले दाग लगे होते हैं, कहीं चावल के दाने बिखरे होते हैं तो कहीं रोटी के सूखे टुकड़े पड़े होते हैं। हे भगवान कितनी गंदगी है, इतना गलत है ये सब, लेकिन किसी को समझ नहीं आता है। नेहा एक एक करके सारे कमरे की बेडशीट उतारने लगती है। वो उन्हें उठाकर बाथरूम में ले जाती है और एक बाल्टी में भर देती है। वो उसमें साबुन और सर्फ डालकर चद्दरों को घिसने लगती है। वो काफी देर तक झुककर चद्दरें साफ करती है। उसके हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन दाग आसानी से नहीं निकलते। इतने दाग अगर कोई घर में आ गया तो क्या सोचेगा। काफी मेहनत के बाद वो चद्दरें निकालती है और तपती धूप में सुखाने के लिए डाल देती है। तेज धूप में खड़ी होकर वो उन्हें फैलाती है, लेकिन उसकी नजर फिर उन पीले दागों पर पड़ती है जो अब भी वैसे के वैसे ही होते हैं। इतनी मेहनत की, हाथ भी दुख गए, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, ये दाग ऐसी का ऐसे ही रह गया। नेहा वहीं खड़ी होकर चुपचाप उन चद्दरों को देखती रहती है। अगले दिन घर में हलचल होती है। रिया का 20वां बर्थडे आने वाला होता है। सभी लोग पार्टी की तैयारी में जुट जाते हैं। लिविंग रूम में सजावट की बातें हो रही होती हैं। मम्मी, इस बार रिया का बर्थडे बहुत बड़ा करेंगे, आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुला लेना। रिया देख ले, तेरा भाई तो बड़ा दिलदार हो गया है, मेरे भैया तो बेस्ट है। अगले दिन रिया का बर्थडे आता है। पूरा घर मेहमानों से भर जाता है। हर कमरे में भीड़ होती है। कहीं बच्चे खेल रहे होते हैं तो कहीं औरतें बातें कर रही होती हैं, तो कहीं आदमी खड़े गपशप कर रहे होते हैं। नेहा एक कमरे में कुछ सामान लेने जाती है। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होती है। तभी एक औरत ताना मारते हुए बोलती है, अरे नेहा ये कैसा घर है, बेडशीट तो देख कितनी गंदी है, धोती नहीं हो क्या। ताई जी क्या बताऊं, यहाँ सब लोग बेड पर खाना खाते हैं, इसलिए बार बार कुछ न कुछ गिर जाता है। मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ साफ करने में, लेकिन दाग रह ही जाते हैं। इतने पढ़े लिखे होकर भी इन्हें ये नहीं पता कि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में नेगेटिविटी आती है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, और जो तकलीफ मुझे होती है वो किसी को नहीं बता सकती मैं। दिन में 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी दाल कभी रोटी। बिल्कुल सही कह रही है, बेचारी बहू बनने के साथ साथ खिलाने वाली भी बन गई है, कितना मुश्किल होता होगा। तभी वहां कमला देवी आ जाती हैं। और भाई क्या चुगली चल रही है मेरी। हम कोई चुगली नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि अपनी बहू को अभी थोड़ा ध्यान रखो। तुम तो आराम से बेड पर बैठकर खा लेती हो और ये बेचारी ऊपर नीचे दौड़ती रहती है। हाँ दीदी, बेड पर खाना खाना सही नहीं है। अरे नेहा तो अब आई है, इससे पहले तो मैं सबको खाना खिलाती थी, मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। नेहा चुपचाप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। समय बीतता है। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। कभी राघव बिजली का बिल जमा करना भूल जाता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और ये भी याद नहीं रहता। कभी रिया थोड़े छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाने लगती है तो कमला उसे सुना देती है, ये क्या पहन लिया है, घर की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया तुमने। घर का माहौल धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जाता है। कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता। प्रीतम जी बिजनेस के टेंशन में रहते हैं। लगातार घाटा हो रहा होता है। राघव अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है। पता नहीं क्या हो रहा है। दिन रात मेहनत करता हूँ, हर चीज डबल चेक करता हूँ, फिर भी कंपनी में इतना लॉस कैसे हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। ये सब इस आदत की वजह से हो रहा है, ठंडे बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की वजह से। अरे यार, इससे कुछ नहीं होता। तुम हर बार एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। नेहा चुप हो जाती है। समय के साथ घर की हालत बिगड़ने लगती है। हर कमरे में गंदगी फैल चुकी है। बेड की चद्दरों पर खाने के दाग, फर्श पर गिरे चावल, रोटी के टुकड़े, साइड टेबल पर रखे लैंप के पास चाय के कप के निशान।
हर जगह बिखराव और अव्यवस्था साफ दिखती है। इतना बड़ा घर होने के बाद भी साफ सफाई का नामो निशान नहीं होता। अगले दिन पड़ोस वाले खाली घर में रहने के लिए नए लोग आते हैं। कमला देवी बाहर खड़ी पौधों को पानी दे रही होती हैं कि तभी एक औरत अपने पति के साथ उनके पास आती है। बहन जी, हम आपके बगल वाले घर में शिफ्ट होने वाले हैं, सोचा आपका घर देख ले, आपने कैसे बनवाया है। अरे आइए आइए, पूरा घर देख लीजिए। कमला उन्हें अंदर ले जाती है। दोनों पति पत्नी एक एक करके हर कमरा देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। आपका घर तो बहुत गंदा है। कोई छोटा बच्चा है क्या जो हर कमरे में इतनी गंदगी फैली है? अरे नहीं बहन जी, वो हम सब लोग ना अपने कमरे में बैठकर खाना खाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। जमाना मॉडर्न जरूर हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं कि परिवार अलग अलग कमरों में खाना खाए। कम से कम साथ बैठने से अपनापन बना रहता है। तभी नेहा पानी लेकर आती है। आइए पानी पी लीजिए। नहीं रहने दीजिए, इतनी गंदगी देखकर तो मेरा मन ही खराब हो गया। पानी भी नहीं चाहिए। दोनों बिना पानी पिए ही बाहर निकल जाते। कमला उन्हें गेट तक छोड़ने जाती है। इतने अमीर लोग हैं, हर कमरे में एसी लगा है, लेकिन रहने का तरीका देखो कितना गंदा है। छोड़ो। कमला ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आने लगती है। सब लोग हमें हर वक्त टोकते ही रहते हैं, क्या सच में हम गलत हैं? लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आता। हर रोज नेहा फिर से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। उसके लगातार चक्कर लगते रहते हैं। उसकी सांस फूलने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, चेहरे पर पसीना बहने लगता है। एक पल के लिए वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और अचानक उसे अपने मायके की याद आ जाती है। चटाई पर बैठा पूरा परिवार, मधुबाला देवी सबको खाना परोस रही होती हैं। सब एक साथ हंसते हुए खाना खा रहे हैं। जो साथ खाता है वही साथ निभाता है, और जो अकेले खाए उसका फोन छीन लिया जाए। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ गर्मी थी लेकिन दिलों में ठंडक थी, और यहाँ ठंडक है तो दिलों में दूरी। वो खुद को संभालती है और फिर से रोटी बनाने लगती है। शाम को नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके हाथ में फोन होता है। वो कुछ सोचते हुए अपनी माँ को कॉल करती है। हेलो बेटा, कैसी है तू? मम्मी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज क्यों बुझी बुझी लग रही है? नेहा कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। मम्मी, यहाँ सब लोग अपने अपने कमरे में खाना खाते हैं। मुझे दिन में न जाने कितनी बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, कभी रोटी कभी दाल कभी सब्जी। मम्मी मैं बहुत थक जाती हूँ। किचन की गर्मी और कमरों की ठंडी हवा मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। अरे बेटा, तूने उन्हें समझाया नहीं? बहुत बार समझा लिया मम्मी, लेकिन कोई नहीं मानता। सबको अपनी ही आदत सही लगती है। मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है। मम्मी मुझे आपका घर याद आता है। वहाँ हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, हंसते थे, बातें करते थे। यहाँ तो जैसे कोई किसी से जुड़ा ही नहीं है। फोन के उस पार मधुबाला देवी की आंखें भी नम हो जाती हैं। बेटा, हर घर की अपनी आदत अलग होती है, लेकिन तू हार मत मान। तू सही है और एक दिन सबको समझ आ जाएगा। सच में मम्मी, समझ आ जाएगा? हाँ बेटा, सच और प्यार दोनों देर से ही सही, लेकिन जीतते जरूर है। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करती रहूंगी। फोन कट जाता है। नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती है। अगले दिन नेहा रोज की तरह सबको खाना देने का काम करती रहती है। हर बार जब वो कमरे में जाती है, एसी की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है और जैसे ही बाहर निकलती है, गर्म हवा उसके चेहरे पर पड़ती है। बार बार तापमान बदलने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। एक दिन नेहा को तेज बुखार हो जाता है। वो बिस्तर पर पड़ जाती है। अब मजबूरी में कमला को किचन संभालना पड़ता है और रिया को ऊपर जाकर सबको खाना देना पड़ता है। रिया बार बार सीढ़ियां चढ़ती उतरती है। मम्मी, भाभी इतना सारा काम कैसे कर लेती है? मेरी तो हालत खराब हो गई। हाँ, इतनी गर्मी में मेरा भी सर दर्द होने लगा है। खाना बनाते बनाते ही थक गई मैं। दोनों माँ बेटी थककर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। एसी की ठंडी हवा में राहत लेने लगती हैं। समय के साथ फैक्ट्री की हालत बहुत खराब होने लगती है। जहां पहले काम तेजी से चलता था, अब वहां सन्नाटा छा गया होता है। मशीनें बंद पड़ी होती हैं, ऑर्डर रुक गए होते हैं और फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि घर में अब भी किसी की आदत नहीं बदलती। सब लोग पहले की तरह अपने अपने कमरों में ठंडे बिस्तरों पर बैठकर खाना खाते रहते हैं। अगले दिन घर के ड्राइंग रूम में सभी लोग बैठे होते हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है। आज से पहले फैक्ट्री में इतना लॉस कभी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो झेल लिया था, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है। हाँ पापा, ये बहुत बड़ा लॉस है। एकदम से सारे कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। अब ऐसे में काम कैसे चलेगा?
अगर फैक्ट्री में कोई होगा ही नहीं तो फिर प्रोडक्ट पैक कैसे होंगे और बाहर एक्सपोर्ट कैसे होगा? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं होता। अगर आप लोग अपनी एक आदत सुधार लो तो आपकी फैक्ट्री भी सही हो जाएगी और घर में सुख शांति भी आ जाएगी। तुम फिर से वही ठंडा बिस्तर वाला लॉजिक बताने लगी। हाँ, क्योंकि ये सच में लॉजिक है, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। नेहा तुरंत अपने कमरे में जाती है और एक आयुर्वेदिक किताब लेकर आती है। वो सबके सामने बैठ जाती है। इसमें साफ लिखा है, जब इंसान खाना खाता है तो उसका मन और शरीर दोनों एक स्थिति में होने चाहिए, शांत और एकाग्र। बेड पर बैठकर लेटकर या अलग अलग जगहों पर खाना खाने से शरीर की ऊर्जा बिखर जाती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मम्मी जी। जब हम सब साथ में बैठकर खाते हैं तो सिर्फ खाना नहीं खाते, हम अपनी ऊर्जा, अपनी बातें, अपनी खुशियां शेयर करते हैं। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। ऐसी बातें तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन जब हम अलग अलग कमरों में खाते हैं ना, तो कोई बातचीत नहीं होती, ना कोई जुड़ाव। धीरे धीरे घर में दूरी, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और वही असर हमारे काम पर भी पड़ता है। मतलब तुम कहना चाहती हो कि हमारी ये आदत हमारे बिजनेस पर भी असर डाल रही है? क्योंकि जब घर में शांति नहीं होती तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता, फैसले गलत होने लगते हैं और उसका असर सीधा काम पर पड़ता है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार सबके चेहरे पर सोच नजर आ रही होती है। शायद इस बात में कुछ सच्चाई है। कमरे में हल्की खामोशी छाई होती है। कमला देवी सोफे पर बैठी होती हैं। उनके चेहरे पर शर्म और सोच दोनों दिख रहे होते हैं। कल उन औरतों ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। कह रही थी कि हमारा घर कितना गंदा है, और बात भी सही है। ये जो तूने बताया है इसके बारे में तो पता है नहीं, लेकिन सच में हमारे कमरे बहुत गंदे हो रखे हैं। चद्दरों पर सब्जियों के इतने बड़े बड़े निशान। अब तो खुद अपने घर को देखकर मुझे घिन आने लगी है। मम्मी जी, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि सबको एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है और परिवार मजबूत होता है। इसलिए तो डाइनिंग टेबल बनाई जाती है, ताकि सब साथ बैठ सके। इतने सालों से हम ऐसे ही खा रहे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो गंदगी हो रही है वो मैं मानती हूँ। और फैक्ट्री का क्या? तुम तो जाती नहीं हो वहाँ, मैं ही जाता हूँ। हर वक्त लॉस हो रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। घर की गृहिणी होकर भी घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही। अगर तुमने बच्चों की आदत पहले ही सुधार दी होती तो आज सब कुछ ठीक होता। अब सारी गलती मेरी है क्या? माहौल गर्म होने लगता है। तभी नेहा बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। प्लीज आप लोग आपस में मत लड़िए। मैं बस इतना कह रही हूँ कि 1 महीने के लिए सब लोग साथ बैठकर खाना खाकर देखिए। और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो? अगर 1 महीने में कोई असर नहीं हुआ ना घर में, ना फैक्ट्री में, तो आप फिर से जैसे पहले खाते थे वैसे ही खाना खाना शुरू कर दीजिएगा। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए, क्या पता सब ठीक हो जाए। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर पहली बार पूरा परिवार एक साथ बैठता है। थोड़ी झिझक होती है, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगता है। भाभी, अगर रोज ऐसे ही खाना मिलेगा तो मैं रोज नीचे खाने आ जाऊंगी। अरे पहले दिन ही इतना मजाक। रिया एक मजेदार जोक सुना और पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। अगले ही दिन से घर का माहौल बदलने लगता है। डाइनिंग टेबल अब सिर्फ एक फर्नीचर नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार के मिलने की जगह बन जाता है। सुबह, दोपहर और रात, तीनों वक्त सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ी झिझक होती है, किसी को आदत नहीं होती इतने लोगों के साथ बैठकर खाना खाने की, लेकिन धीरे धीरे सबको इसमें मजा आने लगता है। यही होता है परिवार। इसलिए तो कहते हैं कि एक साथ खाना खाने से दिलों में मजबूती आती है। अब रोज का नजारा बदल जाता है। जहाँ पहले हर कोई अपने कमरे में बंद रहता था, वहीं अब सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं। भाभी जल्दी आओ ना, आज मैं सबको एक नया जोक सुनाने वाली हूँ। पहले खाना खा लें, फिर जोक सुनाना। अरे नहीं, पहले जोक सुनाओ ताकि खाना और मजेदार लगे। सभी हंसने लगते हैं। नेहा ये सब देखकर दिल से खुश होती है। धीरे धीरे घर का हर कोना बदलने लगता है। जहाँ पहले सन्नाटा और दूरी थी, वहां अब हंसी, बातें और अपनापन भर जाता है। कमरों में अब गंदगी नहीं होती, बेडशीट साफ रहती है, साइड टेबल भी चमकने लगते हैं। कमला देवी अब खुद ध्यान रखने लगती हैं। बेटा, आज सबको नीचे ही बुला लेना, अब तो मुझे बेड पर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। नेहा मुस्कुरा देती है। उसे लगता है उसकी मेहनत रंग ला रही है। उधर फैक्ट्री में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। जहां पहले मशीनें बंद थीं, वहां अब फिर से आवाजें गूंजने लगती हैं। पुराने कर्मचारी वापस आने लगते हैं। सर, अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा, अब काम करने का मन करता है। हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो। एक एक करके ऑर्डर बढ़ने लगते हैं, काम तेज होने लगता है और फैक्ट्री फिर से पटरी पर आ जाती है।
1.5 महीने का समय ऐसे ही गुजर जाता है। घर में हर दिन हंसी होती है और फैक्ट्री में हर दिन तरक्की। अब वो दिन आता है जब फैक्ट्री की दूसरी ब्रांच का उद्घाटन होना होता है। बड़ा सा गेट, सामने लंबा लाल रिबन बंधा होता है। सभी कर्मचारी और परिवार वाले वहां खड़े होते हैं। नेहा, तेरी बात तो सच हो गई। सिर्फ 1 महीने में ही तेरी इस एक आदत ने हमें इतनी तरक्की पर पहुंचा दिया। पापा जी, मैं तो पहले से ही कहती थी ठंडे बिस्तर पर खाना खाना नुकसानदेह होता है। अब देखिए आपकी फैक्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। राघव, नेहा और पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है। सबके चेहरे पर गर्व और खुशी होती है। आज ये सफलता सिर्फ बिजनेस की नहीं, हमारे परिवार की भी है। सभी लोग एक साथ रिबन काटते हैं। तालियों की आवाज गूंज उठती है। फैक्ट्री के अंदर मिठाइयों के डिब्बे बांटे जाते हैं। हर कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान होती है। भाभी, अब तो हर दिन सेलिब्रेशन जैसा लग रहा है। सच में बेटा, तूने तो इस घर को बदल दिया। नेहा सबको देखती है। खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक छोटी सी आदत जो पहले सबको साधारण लगती थी, आज उसी ने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। ठंडी हवा में बैठकर अलग अलग खाना खाने से रिश्तों में भी ठंडक आ गई थी। लेकिन जब सब एक साथ बैठे तो सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि दिल भी जुड़ गए। क्या सिर्फ ठंडे बिस्तर की आदत की वजह से हम अपने रिश्तों की गर्माहट खो देते हैं, या फिर एक साथ बैठकर खाना खाने की छोटी सी आदत ही पूरे परिवार को जोड़कर आगे बढ़ाती है?